नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का यस के एक्सीलेंस ट्यूटोरियल में। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे आज का जो संडे टेस्ट पेपर था इसका पूरा सॉल्यूशन। तो दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं इसका पूरा सॉल्यूशन। तो इसका जो है पहला प्रश्न है कि शांत दशमलव संख्या में व्यक्त हो सकने वाले पहले वाले परिमेय संख्या होगी। शांत दशमलव संख्या में व्यक्त हो सकने वाले परिमेय संख्या होगी। यह दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है और ऐसा जो है सवाल जरूर यूपी बोर्ड में पूछेगा, क्योंकि 2019 में भी पूछा था और 2020 में भी पूछा था। तो हो सकता है कि इस साल भी इसको दोहरा दे। तो इसको देखिए, तो इसका फंडा यही है दोस्तों कि इसके जो हर जो होगा, हर ये भिन्न के रूप में है ना, तो इसको अंश कहते हैं, इसको हर कहते हैं। जो अगर इसका हर का अगर गुणनखंड किस रूप में प्राप्त हो, 2 पर m और 5 पर n के रूप में अगर प्राप्त होता है तो कहेंगे कि यह शांत दशमलव के रूप में है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं सबका गुणनखंड का जो है हम लोग हर का गुणनखंड जो है निकालते हैं, देखते हैं कि किस फॉर्मेट में आता है। यहाँ पे देख सकते हैं ये संडे टेस्ट पेपर मैथ मॉडल पेपर का सॉल्यूशन है। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं सॉल्यूशन। अब इसमें जो है पहला क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है तो 124/164 है। ठीक है, तो 164 का अगर हम लोग गुणनखंड करें तो 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16 और 2 दूना 4, फिर 2 से 2 चौको 8, 2 अकना 2, फिर अब 41 है तो 41 कौन सी संख्या से विभाजित होगा? अब 41 जो है 41 से ही विभाजित होगा। ठीक है, 41 से ही विभाजित होगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि क्या इसका गुणनखंड, मान लीजिए इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 गुणे 41 लिख सकते हैं ना। अब इसको लिख सकते हैं 2 का वर्ग इंटू 41। क्या यह आप लोग को 2 पर m इंटू 5 पर n के रूप का दिखाई दे रहा है? ये नहीं, क्योंकि यह तो 2 पर n घात आ गया इसका, माने m घात का मतलब कि 1 2 3 4 5 माने 2 का कोई भी नंबर। ठीक है ना, 2 पर m का मतलब कोई भी नंबर। तो 2 पर 2 आ रहा है, इसका मतलब कि इस रूप का तो दिख गया, लेकिन इस रूप का यह नहीं दिख रहा है। तो इसका मतलब क्या है, यह इस रूप का नहीं है। ठीक है, तो नहीं है तो यह जो है शांत दशमलव के रूप में नहीं होगा। अब 30 को देखते हैं हम लोग। तो 30 का अगर हम लोग गुणनखंड करें तो 2 गुणे 3 गुणे 5 15 दूना 30, तो इसमें भी जो है 2 और 5 तो है, लेकिन 3 जो है दगा दे रहा है, और 3 जो है 131 को विभाजित भी नहीं कर सकता है ताकि ये 3 खत्म हो जाए। तो ये भी जो है किस रूप का नहीं है, तो ये भी जो है 2 पर m इंटू 5 पर n के रूप का नहीं है, यह भी जो है इस रूप का नहीं है। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा शांत। अब देखते हैं 625 का गुणनखंड करके। तो 625 का हम लोग गुणनखंड करें तो 5 पचे 25, 5 पचे 25, 5 पचे 25, 25 25 हम 625, यानी कि 5 पचे 25, 5 पचे 25, 25 25 हम 625, ये नहीं होगा। तो इसके गुणनखंड में तो हम लोग देख रहे हैं क्या, इसके गुणनखंड में हम लोग देख रहे हैं कि 5 पर जो है 4 मिल जा रहा है, तो 5 पर 4 मिल जा रहा है। ठीक है, और तो मान लीजिए 5 पर 4 है तो 5 पर n के रूप का है। आप 2 पर जो है m के रूप का अगर दिखाना होगा तो हम ऐसे भी दिखा सकते हैं। ठीक है, कि 2 पर जो है 0 घात ले सकते हैं हम लोग। 2 पर 0 घात ले लें तो 2 पर 0 घात का मान 1 हो जाएगा। अब 5 पर 4 है, इसका मतलब क्या, यह हम लोगों को जो है 2 पर m इंटू 5 पर n के रूप का दिख रहा है। ठीक है, माने यह जो है
सब मिला जुला के क्या है, मैंने देखिए यदि यह 2 पर m घात और 5 पर n घात के रूप में हो, मैंने या तो ये दोनों संख्याएं हों या इसमें से केवल एक ही संख्या प्राप्त हो। जैसे हम लोग को यहाँ पे एक ही संख्या प्राप्त हो रहा है, 5 पर 4 घात है। मैंने कहने का मतलब ये है कि 5 पर कोई भी घात हो, ठीक है, या 2 पर कोई भी घात हो, या इन दोनों संख्याओं ये दोनों संख्याएं हो, तब भी जो है हम लोग कहेंगे कि इस रूप का है। मैंने कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि खाली 5 पर जो है 4 घात आ रहा है, यानी कि 5 पर n के रूप का है, यह नहीं है। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि ये भी जो है हम लोग दिखा सकते हैं इतना। तो सब मिला जुला के 2 पर m घात और जो है 5 पर n घात के रूप का ये हो जा रहा है। तो इसलिए हमारा विकल्प जो है सी सही होगा। तो हमारा विकल्प क्या होगा, सी सही होगा। बस यही, अब आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, अब आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है इसको। अब इसके बाद से हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ख है कि 15, 18 और 24 का लौसा ज्ञात कीजिए। तो 15, 18 और 24 का लौसा जो है हम लोग ज्ञात कर लेते हैं, 15, 18 और 24। तो 15, 18 और 24 का लौसा देखिए, तो 15, 18 और 24 का हम लोग सबसे आसान है कि भाग विधि से, क्योंकि दिखाना तो है नहीं हम लोग को, केवल जो आंसर बताना है, बहुविकल्पिया है। तो अब हम लोग जो है इसको जो है भाग विधि से कर लेते हैं। तो इसको भाग विधि से कर लेते हैं। तो इसको जो है कीजिए, अब 2 से भाग देते हैं तो ये नहीं कटेगा, तो ऐसे ही उतार लेंगे। 2 9 18 लौसा निकालने का यही तरीका है, 2 9 18 और 2 पर हम 24। फिर अभी 2 से कटने वाला है, माने जब तक एक भी अंक इसमें 2 से कटने वाला रहेगा तब तक जो है 2 से भाग देते रहेंगे। तो अब ही नहीं जाएगा, ये नहीं जाएगा, 2 6 के 12 हो जाएगा। अभी भी 2 से कटने वाला है, तो जब तक 2 से कटने वाला है 2 3 6 काटते रहेंगे। अब 3 से कटेगा, 3 5 15, 3 तरीके 9, 3 एकम 3। फिर 3 से कटेगा तो 5 को उतार लेंगे और 3 एकम 3 1 हो जाएगा, और 5 से कटेगा, ठीक है। तो इसका जो है गुणनखंड क्या निकला, 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे 3 और गुणे 3 और गुणे 5। तो सब मिला जुला के जो है क्या हो रहा है, 2 दूना 4, दूना 8, 8 तरीके 24, 24 5 120 और 120 बढ़ते 36, 360 हो जाएगा। तो इसका लौसा हो जाएगा हम लोगों को 360, ठीक है। इसका लौसा कितना हो जाएगा, 360, 360 लौसा हो जाएगा। तो देखिए 360 जो है विकल्प में दिया है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 360 विकल्प में दिया गया है। तो इसका विकल्प डी सही होगा। इसका विकल्प कौन सा सही होगा, डी, ठीक है। इसके बाद से हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे दिया गया है 2 tan 30 डिग्री, 2 tan 30 डिग्री बटे में 1 + tan स्क्वायर 30 का मान इसमें से किसके बराबर होगा, ठीक है। तो इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। हमको दिया गया है 2 tan 30 डिग्री बटे में 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री, ओके। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2, और tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। तो 1/√3 हो जाएगा। अब बटे में जो है 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री, तो यानी कि tan स्क्वायर 30 डिग्री का मान कितना होगा, तो 1/√3 और tan का वर्ग है, इसका मतलब इसका वर्ग कर देना है, ओके। अब अगले स्टेप में इसको क्या करें, तो 2 का 1 में गुणा होगा तो 2/√3 हो जाएगा। अब बटे में जो है क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 + 1 का वर्ग 1 होगा और √3 का वर्ग जो है 3 हो जाएगा। माने रूट संख्या का अगर हम लोग वर्ग करते हैं ना, तो ये जो है रूट हट जाता है, ठीक है, रूट हट जाता है, खाली 3 बच जाएगा, ओके। तो अब इसको हम लोग जो है क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2/√3 अब बटे में क्या 3 का 1 में गुणा कर देंगे, 3 एकम 3 1 4, तो 4/3 लिख देंगे, ओके।
इसको लिख सकते हैं। अब हम लोग इसको जो है पलट देंगे, गुणा के रूप में लाएंगे तो 2/√3 रहेगा इंटू जो है 3 जो है क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। अब 2 से इसको काट सकते हैं, 2 दूना 4, तो ये हो जाएगा कितना 3 बटे में जो है 2 को आगे लिख सकते हैं, 2√3 लिख सकते हैं, ठीक है। तो 3/√3 हो गया, 2 इंटू 3/√3, ठीक है। अब इसको जो है चूँकि नीचे जो है अपरिमेय संख्या माने नहीं होना चाहिए, माने नीचे परिमेय संख्या होना चाहिए या पूर्णांक होना चाहिए, और ये रूट के संख्या नहीं होना चाहिए नीचे। तो इसको हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, √3 को हटाना होगा। तो हम लोग को जो है क्या करना पड़ेगा, ऊपर नीचे जो है क्या करना पड़ेगा, √3 से गुणा कर देना पड़ेगा। तो ऊपर नीचे जो है √3 से गुणा कर देते हैं, गुणा रहेगा, ठीक है, बराबर ना रह के गुणा रहेगा। तो √3 से गुणा कर देंगे, तो √3 से गुणा करते हैं तो 3√3 हो गया है। और नीचे जो है क्या हो जाएगा 2√3 इंटू √3 का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा 3 बाहर निकल जाएगा, तो 2 इंटू जो है 3 हो जाएगा। ओके, 3 से 3 ये कैंसिल हो जाएगा और √3/2 हो जाएगा, √3/2। मैंने यहाँ आप लोग समझने का प्रयास कीजिए, √3 का √3 में गुणा होगा ना, √3 इंटू √3 जब गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा √3 का वर्ग। मैंने इसको इकट्ठा लिख सकते हैं √3 3 गुणे 3, 3 गुणे 3 का मतलब 3 का वर्ग। अब वर्ग संख्या जो है कर्णी को हटा देता है, तो यह जो है केवल 3 हो जाएगा, तो केवल 3 हो गया। 3 से 3 काट देंगे तो √3/2 बचेगा। √3/2 का मान कितने का होता है, तो √3/2 जो है ये sin 60 डिग्री का मान होता है। तो इसलिए जो इसको लिख देंगे sin 60 डिग्री। और sin 60 डिग्री देखिए इसमें विकल्प में दिया है, तो यहाँ पे देखिए पहला विकल्प ग का जो है आपका पहला विकल्प सही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ग का पहला विकल्प सही कर देना है, ठीक है। सही का करना है आपको, उत्तर पुस्तिका में लिखना पड़ेगा कि ग का ए विकल्प सही है और कौन सा sin 60 डिग्री, ठीक है। तो इसको देख लिया गया। अब इसके बाद से इसको देखिए sin 2a बराबर है 2 sin a तब सत्य होता है जब a बराबर होगा, मैंने a का मान बताना है। sin 2a का मान sin 2a बराबर दिया हुआ है 2 sin a, यहाँ पे लिख लेते हैं क्या दिया हुआ है हम लोग को। तो हम लोग को दिया गया है sin 2a बराबर दिया गया है 2 sin a और cos a, 2 sin a सॉरी खाली 2 sin a दिया हुआ है। तब हम लोग को जो है a का मान बताना है, तो इसको जो है कैसे जो है ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग 2 sin a बराबर दिया हुआ है sin 2a बराबर दिया हुआ है 2 sin a, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों sin 2a का मान होता है, इसको सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए sin 2a बराबर 2 sin a दिया हुआ है, तो sin 2a का एक सूत्र होता है, sin 2a बराबर होता है 2 sin a और cos a, ठीक है, ये सूत्र होता है। sin 2a लिखा रहेगा तो आप लोग ये सूत्र याद रखिएगा 2 sin a cos a वाला, ठीक है। आप बराबर हो जाएगा 2 sin a, ठीक है। अब इसमें से जो है ये दोनों गुणा के रूप में है, तो 2 sin a इधर ला सकते हैं हम लोग, तो यहाँ पे लिख देंगे cos a, अब बराबर a हो जाएगा 2 sin a, अब बटे में हो जाएगा 2 sin a, अब 2 sin a से 2 sin a कैंसिल, तो ये हो जाएगा 1 के बराबर। तो यानी कि cos a बराबर क्या निकला, cos a बराबर आपका निकला 1, और cos a बराबर 1, और 1 बराबर क्या होता है cos 0 डिग्री। cos 0 डिग्री का मान क्या होता है 0 है, मैंने cos 0 डिग्री का मान 1 होता है। ओके, cos 0 डिग्री का मान 1 होता है। तो अब cos से cos कैंसिल, तो a का मान क्या बचा 0, तो a बराबर क्या हो जाएगा 0, ठीक है। तो a का मान जो है आपका 0 होगा। ओके, तो इसका जो है किसका अंग का जो है थीटा का मान a का मान क्या होगा तो 0 होगा। यहाँ पे देख सकते हैं अंग का जो है क्या सॉल्यूशन होगा, तो अंग का सॉल्यूशन आपका 0 होगा, यानी कि a वाला विकल्प सही होगा। ओके, अब 1 से 15 तक की सम संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात करना है, ठीक है। तो 1 से 15 तक के सम संख्याएं लिख लेते हैं। 1 से 15 तक सम संख्या लिखते हैं, तो 1 से 15 तक के बीच की संख्या लिखना है।
सम संख्या है, तो ये हो जाएगा 2 4 6 8 10, 10 2 12, 12 2 14, ठीक है। तो 1 से 15 के बीच में संख्या हो गया 2 4 6 8 10 12 14, ठीक है। तो इसका समांतर माध्य ज्ञात करना है, तो क्या करना है, इन सबको जोड़ देना है और बटे में क्या कर देना है, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 से भाग दे देना है। टोटल जोड़ेंगे तो हम लोग का आएगा 56, टोटल जोड़ेंगे तो कितना आएगा 56। अब बटे में क्या है 7, तो 7 बटे 56, तो समांतर माध्य कितना आ जाएगा 8। विकल्प में देखिए 8 दिया हुआ है कि नहीं, क्या है यहाँ पर करा हुआ, यहाँ पे देख सकते हैं विकल्प में 7 बटे 56 8 दिया है, ठीक है। तो इसका विकल्प 8 होगा, ठीक है, यानी कि विकल्प 20 सही होगा। अब हम लोग देखते हैं दूसरा, सभी खंड कीजिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से संख्या इतना इतने का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा लिखने का तरीका भी सीख लीजिए, ठीक है। आप जो है कैसे लिखेंगे तो ये भी देख लीजिएगा। तो यहाँ पे लिखिएगा प्रश्नोत्तर संख्या, प्रश्नोत्तर संख्या 2 का आप क का उत्तर दे रहे हैं, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा क, यहाँ पे उत्तर दीजिएगा, उत्तर नहीं यहाँ पे लिखिएगा हल, हल लिखिएगा, ठीक है। और देखिए इसके सॉल्यूशन में हम लोग क्या करेंगे, दिया है हम लोग को 135 और 225, ठीक है। तो 135 और 225 का जो है हम लोग भाग विधि से जो है क्या निकाल लेते हैं, पहले मौसा निकाल लेते हैं। इसको जो है कहते हैं इक्विल विभाजन एल्गोरिथम, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इक्विल विभाजन एल्गोरिथम। तो इक्विल विभाजन एल्गोरिथम से जो हम लोग क्या करते हैं, पहले मौसा निकाल लेते हैं भाग विधि से, ठीक है, तब प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे जो हम लोग क्या करेंगे, जो सबसे बड़ा होता है उसमें सबसे छोटे से भाग दे देते हैं। तो सबसे बड़ा 225 है, सबसे छोटा जो है 135 है, तो 135 से 225 में भाग दे देंगे तो एक बार में जाएगा, ठीक है। 135 से 225 में भाग दे रहे हैं तो एक बार में गया, और यहाँ पे जो है शेषफल कितना आ गया 90, ठीक है। अब जो है फिर 135 से जब शेषफल छोटा हो जाता है तो जो है क्या करते हैं, इसको शेषफल छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को शेषफल मिल रहा है 90। अब जब 90 में 135 से भाग नहीं जाएगा तो इसको फिर भाजक बना लेंगे, ठीक है। और ये हो जाएगा भाज्य, 135 क्या हो जाएगा भाज्य, और ये 90 क्या हो जाएगा भाजक हो जाएगा। फिर 90 से 135 में भाग देते हैं, तो 90 से 135 में भाग देंगे तो यहाँ पे एक बार में जा रहा है तो ये हो गया 45। और फिर 45 से माने 90 में 45 से भाग, 90 से 45 में भाग नहीं जाएगा तो क्या करेंगे, तो फिर इसको जो है भाजक बना लेंगे, आप फिर इसको भाज्य बना लेंगे, ठीक है। और फिर 45 से इसमें भाग देंगे तो 45 दूना 90, इस बार ये हो गया शेषफल 0, ठीक है। इसी प्रक्रिया को हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में दिखा देना है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का सूत्र होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर, मैंने इसको हम लोग कह सकते हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, ठीक है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम लोग लिखेंगे भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। भाज्य हम लोग का यहाँ पे देख सकते हैं कि 225 है, तो 225 बराबर हम लोग लिख सकते हैं 135, 135 गुणे 1 अधन में 90, तो 135 गुणे 1 अधन में 90, ये पहला स्टेप कंप्लीट हो गया, ठीक है। दूसरे स्टेप में अभी हम देखते हैं कि शेषफल 0 नहीं है, तो दूसरा स्टेप फिर ले जाएंगे। अब दूसरा स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, इसको जो है फिर भाज्य बना लेंगे, और भाज्य जो है बनाने के बाद से इसको भाजक बना लेंगे, जो शेषफल होता है वो भाजक हो जाता है, यानी कि 135 आ जाएगा, यहाँ पे 90 आ जाएगा, यहाँ पे फिर 90 से जो है 135 में भाग दिया गया है तो एक ही आया है, तो एक यहाँ पे आ जाएगा, प्लस में जो है 45 आ जाएगा, ओके। फिर जो है अभी शेषफल 0 नहीं हो रहा है, तो फिर इसको जो है हम लोग जो है यहाँ पे ला देंगे, यानी कि ये भाज्य हो जाएगा, और 45 को जो है भाजक बना लेंगे। फिर 45 से जो है 90 में भाग देने पर दो भागफल आया है तो 2 लिख देना है, और प्लस में जो है 0 लिख देना है, शेषफल 0 आ गया। अब जो है हम लोग का यहाँ पे जो है शेषफल 0 आ गया, तो जब शेषफल 0 हो गया तो यहाँ पे देखेंगे कि भाजक क्या था, तो भाजक 45 है, तो शेषफल 0 है, इसका मतलब भाजक हम लोग का जो है 45 है, अतः महत्तम समापवर्तक क्या होगा 45 ही होगा, ठीक है। तो यह जो है इसका सॉल्यूशन हो गया। अब जो है ख देखते हैं, यहाँ पे देखिए के किस मान के लिए रैखिक समीकरण युग्म के एक्स प्लस वाई बराबर के स्क्वायर तथा एक्स प्लस के वाई बराबर 1 के अंततः अनेक हल होंगे, तो ठीक है। तो इसके लिए जो है हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं के किस मान के लेते हैं, तो यहाँ पे जो है सॉल्यूशन क्या होगा,
यहाँ पे सबसे पहले समीकरण को लिख लेते हैं। तो हमको जो है एक क्या है, दूसरे का ख है, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा दूसरे का ख, यहाँ पे लिखिएगा हल। और हल में जो है क्या करेंगे, समीकरण हम लोग को दिया गया तो इसको लिख लेते हैं। तो के एक्स प्लस में वाई बराबर दिया हुआ है के का स्क्वायर, और एक क्या दिया हुआ है, एक्स प्लस के वाई बराबर जो है एक दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा या करके हम लोग लिख सकते हैं के एक्स अब प्लस में वाई, इसको इधर कर देंगे तो माइनस में के का स्क्वायर बराबर लिख देंगे जीरो, इसको भी जीरो कर लेते हैं। तो एक्स प्लस जो है के वाई अब माइनस में एक बराबर जीरो लिख सकते हैं, माने प्लस में है इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, अब इसका तुलना हम लोग मानक समीकरण से करते हैं। तो ए एक्स अधन में बी वाई अधन में सी बराबर जीरो से तुलना करते हैं। तो इसको देखिए, अब भाई पहला समीकरण है तो इसको जो है a1 और a2 और b2 जो है लिख सकते हैं हम लोग, सॉरी a1 b1 और c1 लिख सकते हैं। आई दूसरा समीकरण है तो इसको लिख सकते हैं a2 x धन b2 y अधन c2 बराबर जीरो। इससे तुलना करने पर अब इसका इसमें तुलना करते हैं तो a का मान जो है a1 का मान क्या है, k है। ठीक है ना, मैंने x का गुणांक जो यहाँ पे a1 है तो यहाँ पे x का गुणांक क्या है, k है। तो x का गुणांक a1 है तो यहाँ पे जो है a1 का मान जो है क्या दिखा रहा है, k दिखा रहा है तुलना करने पर। तो यहाँ पे लिख लेंगे a1 बराबर क्या हो जाएगा, देखिए मेमोरी भी फुल हो गया, क्या करें हम हैं। अब देखिए a1 का मान जो है कितना हो गया, k। ठीक है, a2 का मान कितना हो गया, तो a2 का मान इससे तुलना करने पर देखिए यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है, इसका मतलब एक है, तो a2 का मान एक हो जाएगा। ठीक है, b1 का मान कितना है, तो b1 का मान हम देख सकते हैं यहाँ पे कुछ नहीं है, y का गुणांक कुछ नहीं है, इसका मतलब एक है, तो इसका मतलब एक हो जाएगा। और b2 का मान कितना हो जाएगा, तो b2 का मान यहाँ पे देख सकते हैं k है तो k हो जाएगा। यहाँ पे c1 का मान देख सकते हैं कि माइनस में k स्क्वायर है, c1 का मान जो है क्या है, तो माइनस में k स्क्वायर है, माइनस में k का वर्ग है। और यहाँ पे जो है c2 का मान देख सकते हैं हम लोग कि माइनस में 1 है, तो c2 का मान क्या है, माइनस में 1 है। ओके, तो अब इसको अगर हम लोग जो है देखिए इसके अंततः अनेक हल कह रहा है, तो अंततः अनेक हल के लिए जो है क्या फार्मूला होता है कि a1/a2 बराबर होना चाहिए b1/b2 के, a बराबर होना चाहिए c1/c2 के। तो कहते हैं कि जो है अंततः अनेक हल है, अंततः अनेक हल है, अनेक हल है। तो देखते हैं क्या इसका जो फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो फॉलो क्या करेगा, इसी से जो है हम लोग तुलना करके इसमें मान भर के और जो है तुलना करके इसको जो है k का मान निकाल लेंगे। तो a1/a2 करते हैं यानी कि k/1 हो जाएगा। a1/a2 का मतलब k/1, मैंने a1 के जगह पे k का मान रखेंगे, a2 के जगह पे 1 का मान रखेंगे, और फिर b1/b2 करेंगे तो 1/k हो जाएगा। अब बराबर जो है c1/c2 करेंगे तो माइनस में k का वर्ग, अब बट्टे में जो है क्या है, -1 है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, k का वर्ग हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं क्या कि अगर हम लोग इसी स्टेप को लें यानी कि k/1 बराबर 1/k को अगर ले क्योंकि यहाँ इतना बराबर है इतना k, तो यहीं से हम लोग k का मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि k का k में गुणा करेंगे तो k स्क्वायर हो जाएगा, बराबर में k को गुणा करेंगे तो 1 हो जाएगा, और k का वर्ग इधर ट्रांसफर करते हैं मैंने इधर लाते हैं तो k बराबर क्या हो जाएगा आपका √1 हो जाएगा, और √1 का मान जो है क्या होता है, 1 होता है। तो इसलिए k का मान क्या निकला, k का मान निकल गया आपका 1। ओके, अगर हम लोग जो है बस k का मान निकालना था तो k का मान 1 निकल गया, बात खत्म। ठीक है, तो k का मान 1 निकल गया, इसी से जो है इसका सॉल्यूशन निकल गया। थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि k का मान जो है क्या आ रहा है, √1, और √1 को लिख सकते हैं हम लोग प्लस माइनस में 1। ठीक है ना, कभी भी ध्यान दीजिएगा जो रूट का जो मान लिखते हैं ना तो प्लस माइनस में लिखते हैं। ठीक है, तो k बराबर हम लोग लिख सकते हैं प्लस माइनस में 1। ओके, तो यहाँ हम लोग का आंसर हो जाएगा +-1 बस। ठीक है, तो ये जो है इसका सॉल्यूशन हो गया, किसका, दूसरे का ख। अब दूसरे का जो हम लोग ग देख लेते हैं, दूसरे का ग क्या कहता है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। और शायद जो है इस वीडियो में इतना ही अट पाएगा दोस्तों,
कष्ट के लिए खेद है कि हम पूरा सवाल एक वीडियो में नहीं बता पा रहे हैं दोस्तों। क्या करें, मेमोरी हमारे फ़ोन में 6 से 5 GB रहता है, 6 से 5 GB फट से भर जाता है, हम क्या करें दोस्तों। और आप लोग जो है इस वीडियो को थोड़ा शेयर सब्सक्राइब करते जाइए, ताकि हम भी जो है एक दूसरा फ़ोन ख़रीद सकें यूट्यूब से कमा के। तो देखिए हम लोग को दिया गया है ग में, बस इसी को घ तक इसको पूरा करते हैं, देखते हैं आता है कि नहीं आता है। तो देखिए यदि द्विघात समीकरण पी एक्स का स्क्वायर माइनस में 2√5 पी एक्स प्लस में 15 बराबर 0 के दो मूल समान है तो पी का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको कैसे ज्ञात करेंगे देख लीजिए। हम लोग को ये द्विघात समीकरण दिया गया है और कहा जा रहा है कि इसके मूल समान है। तो देखिए जब दोनों मूल समान हो, चाहे मूल समान हो, तो विविक्तर का मान 0 लेके और इसमें जो है हम लोग जो भी मान निकालना है निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सबसे पहले क्या, द्विघात समीकरण से तुलना कर लेते हैं। अगर चूंकि हम लोग को विविक्तर निकालना है तो द्विघात समीकरण से, क्योंकि विविक्तर का सूत्र क्या होता है तो आप लोग को पता होगा कि विविक्तर का मान, विविक्तर को डी कहते हैं और डी का सूत्र क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस में 4ac। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस में 4ac। अब बराबर हम लोग को करना है 0, क्योंकि मूल समान है। यहाँ पे लिख दीजिएगा मूल समान है। ठीक है, मूल समान है, समान है, इसलिए विविक्तर का मान क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 ले लेना है। अब इसका मान जो है कहाँ से लाएंगे, तो इसका जो है तुलना हम लोग कर लेंगे अपने द्विघात समीकरण के मानक सूत्र से, मैंने द्विघात मानक सूत्र से। द्विघात समीकरण का मानक सूत्र क्या होता है, तो ए एक्स का स्क्वायर अधन में बी एक्स अधन में सी बराबर 0। ठीक है, तो मानक समीकरण से अगर तुलना कर लेते हैं तो एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे ए है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे पी है। एक मतलब कि ए बराबर जो है क्या हो जाएगा, पी। ठीक है, यहाँ पे देखिए बी का गुणा, एक्स का गुणांक बी है, यहाँ पे एक्स का गुणांक अंडर रूट में क्या है, बी का गुणांक। यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, तो बी का जो है पूरा लेना पड़ेगा यहाँ तक। ठीक है, तो यानी कि b का गुणांक होगा माइनस में 2 अंडर रूट में 5 p तक लेना पड़ेगा। ठीक है, और c का मान जो है ले लेते हैं यहाँ पे, तो c का मान जो है क्या होगा, तो 15 होगा, तो यहाँ पे ले लेते हैं 15। ओके, अब इसमें मान भर देते हैं, तो बी स्क्वायर के जगह पे जो है क्या भर देना है, ये वाला चीज़, यानी कि माइनस में 2 अंडर रूट में 5 इंटू पी का जो है वर्ग भर देना है। माइनस में 4ac, ए का मान जो है देखिए क्या दिया हुआ है, पी दिया हुआ है, और सी का मान जो है क्या दिया हुआ है, तो 15, तो यहाँ पे 15 भर देना है, बराबर 0 कर लेना है। ओके, अब इसके बाद से देखिए क्या करना है, अब इसका वर्ग करेंगे। तो इसका अगर वर्ग करते हैं तो -2 पर भी वर्ग होगा, -2 पर भी वर्ग होगा, अंडर रूट 5 का भी वर्ग होगा, और जो है इंटू करके पी का भी वर्ग होगा। ठीक है, पी करके वर्ग हो गया। अब माइनस में जो है इसको लिख सकते हैं 15 चौको 60, भाई ऐसा माइनस है, 15 का जो है 4 में गुणा हो सकता है। ठीक है, तो 15 चौको 60, अब पी लिख सकते हैं, अब बराबर यहाँ पे लिख सकते हैं 0। ठीक है, अब जो है क्या करेंगे, तो -2 का वर्ग करेंगे तो प्लस में जो है 4 हो जाएगा, अंडर रूट 5 का वर्ग करेंगे तो जो रूट हट जाता है वर्ग से, तो ये हो जाएगा 5। इसको जो है वर्ग करते हैं पी का, तो पी का वर्ग रहेगा, माइनस में 60 पी लिख सकते हैं, बराबर 0। अब यहाँ पे देखिए 5 चौका 20, पी का वर्ग हो जाएगा, पी का वर्ग हो जाएगा, माइनस में 60 पी हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, 0। तो अब देखिए इसमें से हम लोग कॉमन कुछ निकाल सकते हैं, तो 20 कॉमन निकाल सकते हैं, क्योंकि 20 पी, क्योंकि 20 से यह भी भाग जाएगा, इसमें भी भाग चला जाएगा। देखिए अब हम लोग जो है यहाँ से जो है स्टार्ट करते हैं फिर से। ठीक है, ये गलती हो गया। अब देखिए बी 20 पी का स्क्वायर है, माइनस में 60 पी है, बराबर 0 है, तो 20 पी स्क्वायर है, माइनस में 60 पी में से जो हम लोग 20 पी जो है कॉमन ले सकते हैं। तो जब 20 पी कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा पी, माइनस में जो है 20 × 60 तो 3, देखिए पी भी खत्म हो जाएगा, यहाँ पे पी निकल जाएगा ना, तो जो है केवल हो जाएगा p - 3 बराबर 0। ठीक है, तो p - 3 बराबर 0 लिख देंगे, इसको जो है मत देखिए। ठीक है, अब यहाँ पे p 20 पी p - 3 बराबर 0, तो देखिए जब यहाँ पे है गुणा और इसको इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो हो जाएगा 0, तो 20 पी बराबर भी 0 हो गया। ठीक है, मतलब 20 पी बराबर 0 नहीं, p माइनस, देखिए 20 पी को इधर ट्रांसफ़र कर लेते हैं, तो p - 3 बराबर क्या हो गया, 0/20 पी होगा।
और 20 p से में भाग देंगे तो हो जाएगा 0। तो यानी कि p माइनस 3 बराबर हो गया 0, p माइनस 3 बराबर हो गया 0। तो p बराबर कितना हो जाएगा 3, ठीक है। तो p का मान कितना निकल जाएगा 3, ठीक है। तो बस इतना ही था। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे घ देखिए, घ जो है लास्ट क्वेश्चन बता रहे हैं दोस्तों, क्योंकि मेमोरी फुल हो चुका है। तो ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो, ठीक है। तो मान लेते हैं कि ये वो संख्या जो है क्या होगा, यहीं से जो है स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे माना कि एक संख्या क्या है, एक संख्या x है, ठीक है। दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या मान लीजिए दो संख्याओं का योग 27 है, उनमें से एक संख्या x हो तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 27 में से जो है घटा दें x तो नहीं हो जाएगा, 27 माइनस x नहीं हो जाएगा दूसरी संख्या। भाई दो संख्याओं का योग मान लीजिए कि 10 है, ठीक है। तो उनमें से एक संख्या अगर 5 है तो 5 को निकाल दीजिए 10 में से, तो बकीवा एगो संख्या 5 नहीं बचेगा। तो वही हाल यहाँ पे है, एक संख्या अगर x है तो दूसरी संख्या क्या होगी 27 माइनस x हो जाएगी। अब कह रहा है कि इन दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना हो, 182 के बराबर हो। तो इन दोनों का गुणा कर लेते हैं, तो x इंटू 27 माइनस x बराबर क्या होना चाहिए, कितना होना चाहिए, कितने के बराबर होना चाहिए, तो 182 के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे लिख देंगे 182, ठीक है, 182। अब इसी को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो x का इसमें गुणा कीजिए तो हो जाएगा 27x और माइनस में जो है x का स्क्वायर बराबर हो गया 182, ओके। अब इसको हम लोग जो है क्या लिख सकते हैं, इसको सबको इधर ट्रांसफ़र कर देते हैं, ठीक है। तो माइनस एक्स स्क्वायर को इधर लाते हैं और इसको भी इधर लाते हैं, तो इधर लिख देंगे 0 और इधर लिख देंगे क्या, और माइनस 27 को इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा 27x, और माइनस एक्स स्क्वायर को इधर लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा x का स्क्वायर, और यह जो है प्लस में 182 रहेगा ही, ठीक है, 182 प्लस में ही रहेगा। अब इसी बतिया को हम लोग लिख सकते हैं क्या, मैंने इसी बात को 0 बराबर यहाँ से लिखते हैं 0 बराबर, अब थोड़ा सा इसको सिस्टमेटिक कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर को पहले ला के रख देते हैं, एक्स स्क्वायर इसके बाद से माइनस वाला -2 27x और उसके बाद से प्लस 182, मैंने सिस्टमेटिक कर लिया। और इसी बात को हम लोग जो है इसको इधर लाते हैं और इस टोटल को इधर लाते हैं, तो इसके मान में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मैंने कहने का मतलब इनके अंदर के अंकों को चिन्हों को नहीं बदलेंगे, मैंने डायरेक्ट इसको इधर कर दे रहे हैं, इसको इधर कर दे रहे हैं, यानी कि इसी बतिया को हम लोग लिख सकते हैं x का स्क्वायर माइनस में 27x और प्लस में 182 बराबर 0, इसी बतिया को लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब इसको जो हम लोग कैसे सॉल्व कर देंगे, तो सॉल्व करने के लिए जो है क्या करना पड़ेगा, हम लोग को मध्य पद पाठ के गुणनखंड करना पड़ेगा। तो 182 का जो है मान लीजिए 182 का इसमें गुणा करेंगे तो 182 होगा। 182 को हम लोग को दो ऐसे भागों में बांटना है ताकि जोड़ घटाना करने पर जो है क्या आ जाए, -27 आ जाए, और गुणा करने पर 182 आ जाए। तो 182 का जो है दो जोड़ा बनेगा, 182 का दो जोड़ा बन रहा है 14 और 13, 14 13 27 हो जाएगा, और 14 13 का गुणा करेंगे तो 182 हो जाएगा, ठीक है। तो x का स्क्वायर, अब माइनस में जो है क्या ले लेते हैं, दोनों को जो है माइनस ही लेना पड़ेगा, तभी जोड़ने पर जो है -27 आएगा। तो माइनस में जो है 13x लिख देंगे, अब माइनस में जो है 14x लिख देंगे, अब प्लस में 182 लिख देंगे बराबर 0। मैंने कहने का मतलब यह है कि -27 को हम लोग -13x और -14x के रूप में भी लिख सकते हैं, ताकि दोनों को जोड़ें तो जो है माइनस में 27 आराम से आ जाएगा, और जो है गुणा करने पर जो है 182 भी आ जाएगा। अब जो है हम लोग क्या करते हैं, देखिए जो है सब जो है बाउंड्री कर देते हैं। अब जो है क्या करेंगे, x जो है कामन ले सकते हैं, तो x कामन लेंगे तो x माइनस में जो है 13 हो जाएगा। अब माइनस में यहाँ पे अगर हम लोग जो है कितना कामन ले लें 14, तो 14 अगर हम लोग कामन ले लें तो जो है क्या हो जाएगा x, अब प्लस में जो है x प्लस में हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस ही लेना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए यहाँ माइनस है, आगे माइनस है, यहाँ पे प्लस चिन्ह है, तो इसके विपरीत चिन्ह लेना पड़ेगा, तो माइनस में लेंगे
13, ठीक है। 14 से 182 में भाग देंगे तो 13 आ जाएगा, बराबर लिख देंगे 0। अब क्या करते हैं, इसको एक ब्रैकेट में ले लेंगे तो x माइनस 14 को एक ब्रैकेट में और x माइनस 13 को जो है एक ब्रैकेट में लेके बराबर 0 कर लेना है। उसके बाद से क्या करेंगे, एक बार देखिए इन दोनों का गुणनफल 0 के बराबर है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x माइनस 14 बराबर 0 या x माइनस 13 बराबर 0 लिख सकते हैं। तो x माइनस 14 बराबर 0, तो x बराबर हम लोग लिख सकते हैं 14, x माइनस 13 बराबर 0, तो x बराबर हम लोग इसको पक्षांतर कर देना है तो ये 13 लिख सकते हैं। तो इस प्रकार x के जो है 2 मान प्राप्त हो जाएंगे हम लोग को। तो x के मान अगर 2 मान प्राप्त होते हैं तो हम लोग लिख सकते हैं कि पहली संख्या क्या होगी, माने एक संख्या 14 होगी तो एक संख्या 13 होगी, यानी कि पहली संख्या 13 ले लेते हैं, दूसरी संख्या 14 ले लेंगे, ठीक है ना। दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 14 हो जाएगी। मान लीजिए x का मान अगर 14 लेते हैं, x का मान 14 लेते हैं, तो मान लीजिए पहली संख्या x का मान अगर 14 लेते हैं, तो पहली संख्या अगर 14 लेते हैं, पहली संख्या 14 लेते हैं तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 13 हो जाएगी। अगर पहली संख्या 13 लेते हैं तो दूसरी संख्या 14 हो जाएगी, ठीक है। तो पहली संख्या 14 लेते हैं तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, मैं 27 में से 14 घटा देंगे तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 13 हो जाएगी, बस। तो पहली संख्या 14 और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 13। यही जो है आपका आंसर होगा 14, 13, ठीक है। तो बस इतना ही इस वीडियो में। और यदि आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो जो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। फिर अगले जो है दिन आप लोग को तीसरे से जो है सॉल्यूशन बताते हैं, तीसरा चौथा जो है कल मिल जाएगा आप लोग का सॉल्यूशन, ठीक है। क्योंकि अब मेमोरी फुल हो गया है दोस्तों, तो अब ज़्यादा जो है रिकॉर्डिंग हो नहीं पाएगा। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।